साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव भारतीय फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच में हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, मैं अक्सर किसी भी विशेष प्रक्रिया के साथ या मुझे लगता है कि जब हमारे देश को एक मूलभूत आवाज़ जो कि एक आम नागरिक की होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है, तो मैं उस आवाज़ को अपने आवाज़ के रूप में देने की हर संभव कोशिश करता हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस देश के प्रधान सेवक के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार की रणनीतियों के बारे में बात करेंगे, इस देश की जीडीपी के बारे में बात करेंगे, कि विषम परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि वास्तव में आखिर परिवर्तन कहां से हो सकता है या फिर कहां से समस्या उत्पन्न हो रही है। निजीकरण अभिशाप है या वरदान है हमारे इस देश के लिए। निजीकरण से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या फिर उनको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसके माध्यम से आज मैं इस पर बात करना चाहूँगा। मैं अपनी बात को शुरू करूँ इसके पहले सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे फेसबुक लाइव नए जुड़ते हैं, फेसबुक लाइव पर हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, वो यूट्यूब पर गौरव भारतीय सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और फेसबुक पर गौरव श्रीवास्तव भारतीय पेज सर्च करके उसको बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अब आते हैं मुद्दे पर। भारत सरकार हमारे देश की रीढ़ का काम करती है। भारत सरकार हमारे देश की रीढ़ है, जिसके ऊपर हमारे देश की 132 करोड़ जनसंख्या का आधार है। ऐसा आधार जो हमारे देश की लोगों को, हमारे देश के लोगों को, उनको मिलने वाली सुविधाओं, उनको मिलने वाली जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उसको निर्धारित करता है। साथियों, मैं बात कहना चाहूंगा सबसे पहले इस देश की व्यवस्था की, जो कि आप सभी के सामने है। ताजा रिपोर्ट जो है जीडीपी की, वो माइनस में चल रही है। इकोनॉमी, जहां पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, आने से पहले जो बता रहे थे कि इस देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम अचीव करने का जो है, जो अपना एम, अपना टारगेट रख रखे हैं, कहीं ना कहीं उस टारगेट से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा अभी लेटेस्ट जो परसों के कार्यक्रम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम संबोधित किया, मन की बात, उस मन की बात में भी जो रुझान मिले, दर्शकों के रुझान मिले, जो इस देश की जनता के रुझान मिले, वो पसंद करने वालों की तुलना में नापसंद करने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। हो भी क्यों ना, चूंकि वास्तविक स्थितियां कहीं अलग हैं। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य कुछ अलग वक्तव्य शो करते हैं, अलग जो है जानकारी प्रदान करते हैं। कहीं दूर दराज से एकाध जो उदाहरण पेश करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वास्तव में ज्यादातर हमारे भारत की आबादी से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उनके साथ ऐसी घटना घटित ही नहीं होती। शायद रीजन भी यही है, नापसंद करने वालों की संख्या बड़ी है। अब मैं आता हूं इस देश की विकास की व्यवस्था के बारे में बात करूंगा कि विकास का जो संरचनात्मक ढांचा था, वह किस स्तर तक विकसित हुआ। 2014 से सरकार है, 2014 से 2020 चल रहा है, लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं। और इन 6 सालों का जो काल रहा है, वह कहां तक विकसित कर पाया है, विकसित हो पाया है, इस देश की सुविधा को कितना हाईटेक बना पाया है, हमारे देश का विकास किस स्तर तक पहुंचा है,
उसके बारे में बात करना चाहूंगा। साथियों, अगर हम आज रोजगार के बारे में बात करते हैं तो भाजपाई जो हमारे साथी हैं, भाजपाई साथी, उनके भी चेहरे लटक जाते हैं। वह भी स्वीकार करने लगते हैं कि हां, वास्तव में अगर हम बात करें तो रोजगार के मामले में सरकार फिसड्डी रही है। साथियों, चलिए, यह तो अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली कि रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं है और पूरी तरीके से फेल हुई है। यह बात उन्होंने स्वीकार कर ली। अब हम आगे अपनी बात को बढ़ाएंगे और बात करना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार ने विज्ञापन पर दांवपेच खेले, जिस तरह से विज्ञापन किए और बुनियादी सुविधाएं जनता की, चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत किसानों का देश है, तो यहां पर बात भी किसानों के पक्ष में होनी चाहिए और किसानों की प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। लेकिन साथियों, बड़ा अफसोस होता है, हम जिस सरकार को भ्रष्ट कहते आए हैं उस सरकार की ही बात छोड़िए, जो सरकार को हम विकास की गति देने वाली सरकार बोलते हैं, उसने तो जीएसटी तक तय कर डाला है कि जिस भी कृषि भूमिधर जो हमारे किसान भाई हैं, यदि वो बटाई पर खेत देते हैं तो उनसे कितना जीएसटी लिया जाना चाहिए। बहुत सारे साथियों को यह बात वास्तव में पता ही नहीं होगी कि जीएसटी का जो प्रावधान चल रहा है हमारे केंद्र सरकार का, वास्तव में क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई अपनी जमीन को बटाई पर देके, जो हमारे समाज के साथी हैं, जो आधे पर लेकर के खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको जीएसटी का भी सामना करना पड़ने वाला है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी किसानों को भी जीएसटी देने का जो प्रधानमंत्री जी का खाका तैयार हुआ है, रोडमैप खींचा जा चुका है, उसका सामना करना पड़ेगा और तब शायद हमारे साथियों को कुछ चोट लगे। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जब उन्होंने मान ही लिया है कि रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं है, तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें? क्या हम उनसे राम मंदिर, मस्जिद, उनसे धारा 370 की बात करें? चूंकि उस समय काफी तेजी से माहौल उड़ाया गया कि हम कश्मीर में प्लाट खरीदेंगे, हम कश्मीर में ये कर देंगे, हम राम मंदिर बनवा कर ही दम लेंगे, हम ये सब कर लेंगे। अच्छी बात है, करें साहब। हम तो देश की मिट्टी मिट्टी में, देश के कण कण में ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर की प्रतिमा को देखते हैं, ईश्वर के अभिरूप को अपने आत्ममंथन से अभिसिंचित भी करते हैं। लेकिन साथियों, रोजगार प्रायोरिटी ना होकर के मंदिर मस्जिद प्रायोरिटी बने, धारा 370 प्रायोरिटी बने, हमारे देश का हिंदू मुसलमान प्रायोरिटी बने, तो क्या यह उचित है? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? चूंकि धारा 370 और राम मंदिर, मस्जिद, अदर अदर जो भी हिंदू मुस्लिम के दंगे होते रहे हैं, दंगे होते चले आ रहे हैं, उनको अपने पीढ़ियों के सामने क्या परोस पाएंगे? बहुत छोटी सी बात करना चाहूंगा साथियों, सभी साथी, जो भी साथी अपने परिवार के लिए रिश्तों की खोजबीन करता है, तो वह उसकी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं एक ऐसा लड़का देखूं अपनी बेटी के लिए जो सरकारी नौकरी करता हो। सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो नौकर कहां से ढूंढेंगे? केंद्र सरकार की योजना है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पीसीएस लेवल के जो पद होते हैं वह संविदा पर भर दिए जाएं। संविदा पर भरना क्या विकल्प है? वास्तव में जो अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं संविदा कर्मचारियों की, क्या बेहतर हैं? मैं इन पर बात करना चाहूंगा। कुछ लोग भी एग्जाम्पल सेट करते हैं कि संविदा कर्मचारियों को अगर लाभ नहीं हो रहा है तो वह नौकरियां क्यों कर रहे हैं? तो क्या माटी फाक लें? जान दे दे, जाकर भारत में जन्म लिया है तो जान दे दें, संविदा पर नौकरी ना करें तो?
कुछ भी ना होते से अच्छा है साथियों, 2 रुपए सही, कुछ मेहनत का कमाएंगे, कुछ मेहनत का खाएंगे। लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके इस देश को संविदा बाहुल्य कर दिया जाए, संविदा पर सारे रोजगार दे दिए जाएं, यहाँ तक कि गोपनीय अनुभाग, पुलिस विभाग जो कि काफ़ी गोपनीय अनुभाग भी है, हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू करने में भी पुलिस का जो गोपनीय क्रम होता है वह काफ़ी डिपेंड करता है। उनको एजेंसियों के माध्यम से भरा जाना केंद्र सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। क्या इस तरीके की जो संविदा वाली कार्यशैली है, मैं कहना चाहूंगा साथियों, एक नेता 5 साल सेवा करने के बाद पूरी जिंदगी जीवन पर्यंत पेंशन का हकदार हो जाता है, लेकिन एक कर्मचारी, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी 60 साल की उम्र तक इस देश की सेवा करने के बावजूद भी पेंशन का हकदार नहीं होता। क्या यह उचित मुद्दा नहीं है आवाज उठाने का? लोग या आवाज उठा रहे हैं तो दबा दिया जा रहा है। आज जो विषम परिस्थितियां हैं, आज की मैंने खबर देखी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की, उसको केंद्र सरकार निगमीकरण, निजीकरण में दे रही है। निजीकरण करने की उसकी पूरी मंशा है और उसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, रोड मैप तैयार कर लिया गया है। लगभग 7 से 8 लाख रेलवे कर्मचारियों की संख्या में काफी जो है मजबूती के साथ अपने अभियान को तेज रखा गया है, काफी मजबूती के साथ पैठ बनाया गया है और सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया गया है। लेकिन इस देश का चौथा स्तंभ, इस देश की मीडिया, जिससे एक आम जनता को, आम जनमानस को एक उम्मीद होती है, मीडिया की तरफ लोग एक उम्मीद भरी निगाहों के साथ देखते हैं कि कम से कम सरकार हमारे पक्ष में फैसले नहीं करेगी तो मीडिया मेरी आवाज को उठाएगा, मीडिया मेरी आवाज बनेगा तो शायद हम जीतें, हमारे आवाज को सरकार माने, सुने और उस पर काम करे। क्या साथियों उन 7 लाख कर्मचारियों की आवाज आज एक भी मीडिया चैनल दिखा रहा है? क्या उन 7 लाख कर्मचारियों के साथ जितने भी जुड़े हुए परिवार, रिश्तेदार, नातेदार काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए अकाल जैसी परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हो रही हैं? मैं कहना चाहता हूं साथियों, जो भी व्यक्ति विशेष निजीकरण को बढ़ावा देने की बातें करता है, क्या उनके घर में बच्चे और बेटियां नहीं हैं जिनको आगे चल के भविष्य अपना बनाना है या फिर भविष्य जीवनोयापन करना है? प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से मानसिक दबाव बना करके, कई मैंने जो है अभी तक देखे न्यूज चैनल्स देखे, कई सारे खबरों का भी अध्ययन किया, उनमें देखते रहा हूं और देखता रहता हूं। लगभग खबरें आती रहती हैं कि मानसिक प्रेशर के कारण लोग आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। तो क्या साथियों मैं उस आम जनता को दोष दे दूं जिन्होंने इस जो है प्राइवेटाइजेशन की संरचना में जो है अपने आप को अभिभूत किया, भाग लिया, या फिर मैं उस सरकार को दोष दूं जिसने लाभ में रहने वाली कंपनियों को भी प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय ले लिया? साथियों एक बात नहीं समझ में आती कि यदि सरकारी तंत्र में, सार्वजनिक सेक्टर में लाभ नहीं हो रहा है तो प्राइवेट कंपनियां खरीद क्यों रही हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं साथियों, प्राइवेट कंपनियों का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना और सरकारी तंत्र का एकमात्र उद्देश्य होता है कम से कम कीमत में जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना। अब चुनना आपको है, आपको बेहतर सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए कम से कम कीमत में, या फिर लूट करके इस निजीकरण का शिकार होना है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहूंगा साथियों, आज के प्राइवेट स्कूलों की हालत देख लीजिए। इसी लॉकडाउन में कई सारे पेरेंट्स, कई सारे अभिभावकों की आवाजें उठती रही हैं कि बच्चों को
फीस देने की जो कॉन्वेंट स्कूल हैं या फिर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनको उनकी फीस देने की भी पैसे नहीं हैं गार्जियंस के पास। बावजूद उसके कॉलेज मैनेजमेंट जो है फ़ोन कर करके बराबर उनको टॉर्चर कर रहे हैं कि फीस जमा करिए, फीस जमा करिए। तो मैं सरकार की नीति पर बात करना चाहूंगा। सरकार का जो मेन उद्देश्य है, सबसे पहले सरकारी तंत्र को इतना बदनाम कर दो कि निजीकरण करते समय कोई यह तक ना कहे कि इसको निजीकरण क्यों किया जा रहा है। पंचरत्न नवरत्न कंपनियां जो बेहतर मुनाफा कमा करके सरकार की झोलियों को भर रही हैं, आज उनको बेचने की व्यवस्था सरकार तय कर रही है। क्या यह व्यवस्था उचित है? क्या जो सार्वजनिक सेक्टर है उनको बेच देना ज्यादा बेहतर है, ना कि उनको सुधार पाना? यदि सरकार के बस में नहीं है सुधार पाना, तो क्यों सार्वजनिक सेक्टर स्थापित किए गए थे और उनको अब क्यों बदनाम किए जा रहे हैं? अगर मैनेजमेंट सही नहीं है सरकार का मैनेजमेंट सही नहीं है, तो उसका ठीकरा सार्वजनिक सेक्टर पर क्यों फोड़ा जा रहा है? क्या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, रोबोट काम करते हैं, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना जानते हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना नहीं जानते? साथियों, सोचना होगा हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को देना क्या है। प्राइवेटाइजेशन देना है, उनको निजीकरण देना है, मानसिक शोषण देना है, संविदा देना है, संविदा का कोढ़ देना है, या फिर उन्हें एक बेहतर जीवन देना है जो हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू कर सके। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा साथियों, सरकारी तंत्र का उद्देश्य एकमात्र होता है, सरकारी व्यवस्था का उद्देश्य एकमात्र होता है जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना कम से कम कीमत में। परंतु प्राइवेट जो निजीकरण संसाधन है, प्राइवेट संसाधन है, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है आपका खून निचोड़कर बेहतर मुनाफा कमाना, जिसका उद्देश्य हमारे देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस बेहतरीन तरीके से आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इस देश की व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था है, बैकग्राउंड है, उसको क्यों ना देखा जाए। पिछले 6 वर्षों का जो है देख लिया जाए कि 6 वर्षों में सरकार ने क्या काम किया है हमारे लिए, सरकार हमारे लिए क्या करना चाह रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जुमलों की राजनीति कर रही है। दो तरीके से आदमी को, दो तरीके से लोगों को इम्प्रेस किया जाता है साथियों। एक काम करने का तरीका, एक ये होता है कि हम काम करके लोगों को अपने कार्यशैली से इम्प्रेस कर पाते हैं। दूसरा तरीका है सिर्फ और सिर्फ हम कानों से खुश करके उस विशेष को जो है खुश कर दें, हम उसको सिर्फ कहते रहें कि हाँ ये काम हो रहा है, हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, अब होगा, तब होगा। या फिर एक दूसरा तरीका है कि हम काम करें और काम करने के बाद एक एग्जाम्पल सेट कर दें कि ये देखिए ऐसे काम किया जा सकता है और ऐसे बेहतरीन तरीके से जनता को लाभ भी दिया जा सकता है। तो साथियों, निर्धारित करना होगा हमें कि हमें कान को खुश करने वाले लोग चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व हमारे कान को खुश करने वाले लोगों का होना चाहिए या फिर काम करने वाले लोगों का होना चाहिए। अगर आपको इस पे अभी फर्क नजर नहीं आया, आप अभी उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं कर पाए, तो शायद आने वाले समय में आपको पछताने के लिए भी समय ना मिले और विषम परिस्थितियां होने के बाद आप जो है विषम जिंदगानी, जो विषम परिस्थितियां हैं उनको भी भुगतना पड़े। तो अंत में जाते जाते मैं कहना चाहूंगा साथियों कि सरकार की कार्यशैली को परखिए, सवाल जवाब करिए, सवाल पूछिए, उनसे सवाल करिए कि आपने मेरे लिए क्या किया है। और मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूं साथियों कि अपनी सरकार को परखने का, आपने जिसको चुना है उससे सवाल पूछिए। अगर वह आपके नजरों में खरा नहीं उतर रहा है और आपके सवाल उठाने पर वह आपसे सवाल करता है, आपकी आवाज को दबाता है, तो साथियों सजग हो जाइए,
आपने जिसको चुना है वह आपने अपने जिस भी उद्देश्य को लेकर के चुना था, और शायद वह आपके उद्देश्य पर खरा नहीं उतर रहा है, तभी वह आपकी आवाज दबाने को विवश हो रहा है या फिर आपकी आवाज को दबाना चाह रहा है। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए यहीं पर विदा लूंगा। ये कहना चाहूंगा, सरकार की कार्यशैली को परखिए, जुमलों की राजनीति में न फंस करके काम की राजनीति को परखिए, वरना निर्धारित करिए कि आपको कैसे इस देश को चलाना है, क्योंकि आप इस देश की रीढ़ हैं, आप इस देश का भविष्य हैं। आपको निर्धारित ही करना होगा कि इस देश को कैसे चलाया जाना है और कैसे चलाया जाना है। यदि आपको लगता है कि आप इस देश को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं तो आपके लिए भी ऑप्शन खुले हुए हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है और जिसके सभी उम्मीदवार साधारण होंगे, कोई रूढ़िवादी सांसद, विधायक या फिर पार्षद नहीं होगा, आम आदमी होगा जो इस देश की व्यवस्थित जो वास्तविक स्थितियों से रूबरू होगा और हमारे देश के लिए काम कर पाएगा। अखंड भारत के सपने को साकार करते हुए, अखंड भारत के सपने को सरोकार करते हुए इसी के साथ अब आप सभी के साथ विदा लूंगा। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। YouTube पर आपने गौरव भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका लगातार सामना आमना होता रहे। और यदि किसी प्रकार के आप सभी के सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, रख भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।